हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल। दोनों चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर से कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। पहले हम लोग देख लेंगे सेल को, उसके बाद हम पढ़ लेंगे बायोमोलिक्यूल को। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेल चैप्टर को। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमको एक साइंटिस्ट गिवन है जिनका नाम है जे एन रामचंद्रन। इनके बारे में कुछ पॉइंट है जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था और किस ईयर में बताया था। तो आप लोग आंसर दे दोगे 1954 में। किसने बताया था ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में? जे एन रामचंद्रन ने। और ये मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे। और पूछ लिया है कि जे एन रामचंद्रन कौन से साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो अपना आंसर हो जाएगा लाइनस पाउलिंग। इनका मॉडल था अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट मॉडल, जिससे डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे। तो ये कुछ पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में बताया था जे एन रामचंद्रन ने 1954 में। इससे इन्फ्लुएंस हुए थे लाइनस पाउलिंग से, और मॉडल था लाइनस पाउलिंग का अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट मॉडल। फाउंडर थे मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल सबसे छोटी जीवित कोशिका का एग्जाम्पल बताओ। अगर पूछ लिया है तो आप लोग आंसर दे दोगे माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिचेक, और लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिचेक, सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिचेक, लार्जेस्ट सेल और नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। हम लोग कुछ साइज को देख लेते हैं जो हमें चैप्टर में जगह जगह बता रखे हैं। इनको हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल साइज में होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी का डायमीटर कितना होता है 7 माइक्रोमीटर। बात करें डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टर्न, गोल्जी बॉडी सिस्टर्न का डायमीटर कितना होता है 0.5 से लेके 1 माइक्रोन। डायमीटर माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की 1 से लेकर 4.1 माइक्रोन। लेंथ होती है क्लोरोप्लास्ट की 5 से 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ कितनी होती है क्लोरोप्लास्ट की 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर एंड मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। जीव जिनका शरीर सिंगल कोशिका से मिलकर बनता है उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उन्हें क्या बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किंगडम एनिमेलिया के जितने भी फाइलम्स है सारे के सारे कैसे एग्जांपल्स हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। बात करें यूनिसेलुलर की तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे अमीबा पैरामीशियम। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इधर है प्लांट सेल और इधर है एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल है एब्सेंट। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में एब्सेंट। सेल वॉल और प्लास्टिड प्लांट सेल में दोनों प्रेजेंट है और एनिमल सेल में दोनों एब्सेंट है। सेंट्रोल यहाँ पे एब्सेंट है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है एनिमल सेल में। यहाँ पे लार्ज वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है। प्लांट सेल में जो एडजेसेंट सेल है वो कनेक्टेड होती है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, और एनिमल सेल में जो एडजेसेंट सेल है वो कनेक्टेड होती है डेस्मोसोम के द्वारा। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा, एनिमल सेल में होता है साइटोकाइनेसिस स्पर फॉर्मेशन के द्वारा। यहाँ पे हमको दिखा रखा है प्लांट सेल को, और यहाँ पे हमको दिखा रखा है एनिमल सेल को। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको आराम से देख भी सकते हैं डायग्राम को। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल हाइपोथेसिस के बारे में हमें बताया था स्वान ने। इन्होंने बताया था कि प्लांट की और एनिमल की जो बॉडी है वो कोशिका और कोशिका के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। एनिमल की और प्लांट की जो बॉडीज है वो सेल से मिलकर बनी होती है और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। ये हमें बताया था स्वान ने। बात करें रुडोल्फ विर्चो की तो इन्होंने 1855 में बताया था ओमनीसेलुला इसेलुला के बारे में। इन्होंने बताया था कि जो भी नई कोशिका का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से होता है। द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। इसके बारे में बताया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में कि ओमनीसेलुला इसेलुला के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो अपना आंसर था रुडोल्फ विर्चो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो मोर रैपिडली डिवाइड करती है यूकैरियोटिक कोशिका के कंपैरिजन में। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नो ऑर्गेनल लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है नेट जो कवर्ड नहीं होता
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कहाँ पे पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे नेक्ड है जो ग्रह नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई कहाँ पे जाती है? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में होती है एब्सेंट। ये हम लोगों ने पॉइंट देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट और यूकैरियोटिक कोशिका में है प्रेजेंट। सेल इनवलप की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3 लेयर से मिलकर बनता है। आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल में होती है सेल वॉल और सबसे अंदर में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है नेचर में। सेल वॉल का काम क्या है? बैक्टीरिया की कोशिका को शेप प्रदान करना। डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल का शेप कौन डिटरमाइन करती है? सेल वॉल। सेल वॉल ही बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्स होने से भी बचाती है। आउटर में होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किस किस फॉर्म में हो सकता है? लूज, शीथ और थिक एंड टफ। मेसोसोम्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या करते हैं? एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ा देते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लेमिला की फॉर्म में। फंक्शन क्या होता है मेसोसोम्स का? सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन करना। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के कुछ बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एसोसिएटेड होता है कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। साइज होता है इनका 15 से 20 नैनोमीटर। मेड ऑफ 2 सब यूनिट। 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है 50s और 30s, जो मिलकर बनाते हैं 70s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने होते हैं? 70s। 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है 50s और 30s से। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सिविरल राइबोसोम, कुछ राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जुड़कर एक चेन सी बना लेते हैं जिसे क्या बोला जाता है? पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम का फंक्शन होता है मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करना। सिविलर राइबोसोम ये अटैच होते हैं सिंगल मैसेंजर आरएनए से और एक चेन सी बना लेते हैं जिसे बोला जाता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का फंक्शन क्या होता है? मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करना। राइबोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है 50s और 30s से, जो मिलकर बनाते हैं 70s। साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स ये एसोसिएट होते हैं सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के एग्जांपल्स है जो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते। सिविल राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जुड़कर सिंगल मैसेंजर आरएनए से एक चेन बना लेते हैं, इसको बोला जाता है पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का फंक्शन होता है मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करना। बात करें इंक्लूजन बॉडीज की तो ये कहाँ पे पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो फ्रीली लाई करती है प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में। एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ब्लू ग्रीन, पर्पल, ग्रीन एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। पोसिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एक्सेप्ट मोनेरा। अदर 4 किंगडम जो है उनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बताया था आर एच टेकर ने 1969 में। तो इन्होंने जो 5 किंगडम बताए थे, ये किंगडम जो था मोनेरा ये एक प्रोकैरियोट का था। बाकी जो 4 किंगडम थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया, ये किसके किंगडम थे? यूकैरियोट्स के। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्सेप्ट मोनेरा अदर 4 किंगडम पोसिस यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग बनाती है फंजाई एंड प्लांट सेल में। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड शेप टू द सेल। कोशिका को शेप प्रोवाइड कराना, ये फंक्शन है सेल वॉल का। सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सेल टू सेल इंट्रैक्शन करवाना और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर जाने से रोकना, ये सारे के सारे फंक्शन है सेल वॉल के। मिडिल लेमिला की बात करें तो एक कैल्शियम पेक्टेट की लेयर है। उसका काम क्या होता है? नेबरिंग सेल को आपस में जोड़े रखना। होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। सेल वॉल की बात करें एल्गी की बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन एंड मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की। प्लांट्स की बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन प्रोटीन से मिलकर। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। मेजर लिपिड जो है वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अरेंज होते हैं बाइलेयर में। पोलर हेड जो होता है ये आउटर साइड की ओर होता है। हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ पे होती है? इनर साइड की ओर। अगर बात करें हम ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन की तो इसमें प्रोटीन कितने परसेंट है? 52% और लिपिड 40%। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इराथोसाइट हैज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड।
फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराना। ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स का होता है, पैसिव और एक्टिव। टू टाइप के ट्रांसपोर्ट हमको बता रखे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो होते हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। इनके सभी के फंक्शन जो होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए सारे के सारे पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की, पेरोक्सिसोम की, तो ये कंसिडर्ड नहीं होते, मतलब कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, क्योंकि इनके फंक्शन जो है आपस में वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क जो वहाँ पे बिखरा होता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में, जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर को टू टाइप बता रखे हैं एनसीईआरटी में, आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस पे, इसलिए इनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर का फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, absence of ribosome they appear smooth, so called smooth endoplasmic reticulum। फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड की, स्टेरॉइड की एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करना, ये फंक्शन से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस भी कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर। बात करें गोल्जी एपैरेटस की, तो इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। डेंसली स्ट्रेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे पाई जाती है? न्यूक्लियस के पास मिलकर बनी होती है फिलाइट डिस्क शेप सिस्टर्न से। फंक्शन होता है मटेरियल की पैकेजिंग करना, और इंपॉर्टेंट साइड से फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की। लाइसोसोम की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के एग्जांपल से फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस में पैकेजिंग प्रोसेस के दौरान ये बनते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं लाइसोसोम में। वेरी रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। एंजाइम जो है ये एक्टिव होता है एसिडिक पेज पर। जो ये एंजाइम्स है लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कैपेबल होता है कुछ मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। वैक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाला है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। वैक्यूल इज बाउंड ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एक एग्जांपल है। ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है ये ऑक्यूपाई करती है 90% वॉल्यूम कोशिका का। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोशिका का? 90%। वैक्यूल बाउंड होती है एक सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा, जिसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये पाई जाती है अमीबा में, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन में। फूड वैक्यूल ये प्रेजेंट होती है कुछ प्रोटिस्टा में। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है मेमेलियन आरबीसी में एंड प्रोकैरियोट्स में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के एग्जांपल से माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। इनफोल्डिंग जो होती है इनर मेम्ब्रेन की, ये क्या बनाती है? क्रिस्टी। क्रिस्टी इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, 70s राइबोसोम एंड कुछ आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, बनाती है क्रिस्टी। दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल है, दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है मेमेलियन आरबीसी में एंड प्रोकैरियोट्स में। प्लास्टिड ये कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लांट सेल में एंड यूग्लिनोइड्स में। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इसमें क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्लोरोप्लास्ट ये एग्जांपल है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का। दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो रेस्पॉन्सिबल होता है
लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जैसे कि कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, और ये येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। बात करें ल्यूकोप्लास्ट की तो एक कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट को। अमाइलोप्लास्ट हो गया, जैसे इलाइप्लास्ट हो गया, एलिरोप्लास्ट हो गया। एलिरोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करता है, इलाइप्लास्ट स्टोर करते हैं ऑयल एंड फैट्स को, अमाइलोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पोटेटो। प्लास्टिड को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एग्जाम्पल है कलरलेस प्लास्टिड का, और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। जैसे अमाइलोप्लास्ट ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, इलाइप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल एंड फैट्स, एलिरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसमें कुछ फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कैरोटीन, जेंथोफिल। येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का एग्जाम्पल है। राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जिसको खोजा था जॉर्ज ब्लैडे ने 1953 में। राइबोसोम मिलकर बना होता है आरएनए से, प्रोटीन से। यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं 80s और प्रोकैरियोटिक होते हैं 70s। 70s मिलकर बनते हैं 2 सब यूनिट से, 50 और 30s से। ऐसे 80s 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं 60s और 40s। इसका मतलब है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम्स ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स है जिनको 1953 में जॉर्ज ब्लैडे ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम मिलकर बने होते हैं आरएनए से, प्रोटीन से। यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दोनों दोनों दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं 60s 40s, ये मिलकर बनाते हैं 80s और 70s, ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं 50s और 30s से। इसका मतलब यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। ऑर्गेनल 3 टाइप्स के ऑर्गेनल हमको गिवन से एनसीईआरटी में, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। नीट 2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से, तो यहाँ से सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल बताओ। ऑप्शन ए में दे देगा क्लोरोप्लास्ट, और बी सी डी में दे देगा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। तो राइबोसोम ये एग्जांपल है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ERGB दे दिया तो एग्जांपल है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के, तो ये भी नहीं होने का आंसर, ये भी नहीं होने का। डबल मेम्ब्रेन का पूछा तो ऑप्शन में या तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको, या माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, या न्यूक्लियस मिलेगा। तो एग्जांपल आप लोग ध्यान रखोगे इनके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और इधर है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसके एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। इनमें 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। एग्जांपल हो जाएगा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, लाइसोसोम, थाइलेकोइड एंड माइक्रोबॉडीज। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की बात करें तो इसमें आ जाएगा राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोमेर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को क्लासीफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमेर मिडिल में होता है, जिस वजह दोनों आर्म इक्वल होती है। सबमेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेर स्लाइटली खिसक जाता है सेंटर से, इसलिए 1 शॉर्ट आर्म होती है और 1 लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेर सिचुएटेड होता है बिल्कुल क्लोज टू एंड, इसलिए यहाँ पे 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म होती है और 1 वेरी लॉन्ग आर्म। मैक्सिमम आर्म रेशियो भी यहीं पे पाया जाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में। टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल में होता है सेंट्रोमेर। यहाँ पर हमको दिखा रखा है डायग्राम में, देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेर मिडिल में होता है, सबमेटासेंट्रिक में थोड़ा ऊपर की ओर खिसक जाता है, यहाँ पे बिल्कुल। एक्रोसेंट्रिक में एंड पे सिचुएटेड होता है और यहाँ पे होता है टर्मिनल में। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेर मिडिल में होता है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, यहाँ पे बिल्कुल और ऊपर, और यहाँ पे तो बिल्कुल एंड में पहुँच जाता है टर्मिनल। टर्मिनल सेंट्रोमेर होता है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपना बायोमोलिक्यूल। अब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल को। बायोमोलिक्यूल ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। लिविंग टिश्यू में पाए जाने वाले सभी कार्बन कंपाउंड को क्या बोला जाता है, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है माइक्रोमोलिक्यूल, दूसरा होता है मैक्रोमोलिक्यूल। जो माइक्रोमोलिक्यूल है इनका मोलिकुलर वेट होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन। मैक्रोमोलिक्यूल इनका मोलिकुलर वेट होता है 10,000 डाल्टन या उससे अबव। माइक्रोमोलिक्यूल ये प्रेजेंट होता है एसिड सोल्यूबल पूल फिल्ट्रेट्स में। मैक्रोमोलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल में। माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे ग्लूकोज, राइबोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की तो इसमें आ जाएगा एग्जांपल हो जाएंगे इसके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। बायोमोलिक्यूल 2 टाइप्स के हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल।
बायोमोलिक्यूल ऐसे कार्बन कंपाउंड है जो लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रोमोलिक्यूल मोलिकुलर वेट होता है इनका 18 से 800 डाल्टन। मैक्रोमोलिक्यूल का होता है 10,000 डाल्टन या उससे ऊपर। माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में और रिप्रेजेंट होते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल में। माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल हो जाएंगे ग्लूकोज, राइबोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल्स है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। केमिकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें हम एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं, जैसे वेजिटेबल को ले लिया, लीवर के पीस को ले लिया और इसको ग्राइंडिंग करा जाता है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ। जब हम लोग लिविंग टिश्यू को ग्राइंडिंग करते हैं ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ तो एक थिक स्लरी बन जाती है, जिसको कॉटन क्लॉथ या चीज़ क्लॉथ के द्वारा छान लिया जाता है। और छानने में हमको दो फ्रैक्शन ऑप्टेन होता है। पहला है एसिड सोल्यूबल पूल, जिसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। दूसरा है एसिड इनसोल्यूबल पूल, जिसे बोला जाता है रिटेंटेट। एसिड सोल्यूबल पूल फिल्ट्रेट में 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट ये भी प्रेजेंट होते हैं। एसिड इनसोल्यूबल पूल की बात करें रिटेंटेट की तो यहाँ पे 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने देखा था अभी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स। एसिड इनसोल्यूबल पूल में कौन प्रेजेंट होता है? मैक्रोमोलिक्यूल। और एसिड इनसोल्यूबल पूल में कौन प्रेजेंट होता है? माइक्रोमोलिक्यूल। यहाँ पे 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में। ये था यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एसिड सोल्यूबल पूल फिल्ट्रेट में और रिटेंटेट में। एसिड इनसोल्यूबल पूल में प्रेजेंट होता है मैक्रोमोलिक्यूल। मेटाबोलाइट की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल टिश्यू में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे पिगमेंट, एल्कलॉइड, टॉक्सिन, लेक्टिन, टर्पिनोइड, सेलुलोज, एनगम्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ऊपर हमको टेबल दे रखी है और इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके नीट के एग्जाम में। तो बायोमोलिक्यूल में जितनी भी टेबल है ये सारी की सारी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होते हैं एनिमल टिश्यू में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। और एग्जांपल हो जाएंगे जैसे ग्लूकोज, राइबोज, एग्जांपल है शुगर का, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, एग्जांपल्स अमीनो एसिड के। और ये सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। एडेनोसिन, यूरिडीन, ग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। एडेनोसिन, यूरिडीन ये एग्जांपल्स है न्यूक्लियोसाइड्स के। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टेबल हमको गिवन है, जहाँ पर हमको बता रखा पिगमेंट के बारे में, एल्कलॉइड्स के बारे में, टर्पिनोइड, एसेंशियल ऑयल, लेक्टिन, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस एंड टॉक्सिन के बारे में। टॉक्सिन के एग्जांपल हो जाएंगे एब्रेनिसिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है रबड़, गम्स एंड सेलुलोज। ड्रग्स मिनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, लेक्टिन, कॉनकेनिन। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। एसेंशियल ऑयल इसमें आ जाएगा लेमन ग्रास ऑयल। टर्पिनोइड्स के एग्जांपल हो जाएंगे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। एल्कलॉइड्स के एग्जांपल है मॉर्फिन एंड कोडीन और पिगमेंट, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन। प्रोटीन की बात करें तो ये लीनियर चेन होती है अमीनो एसिड की, जो आपस में लिंक होती है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन एग्जांपल है हेट्रोपॉलीमर का, जिसे अमीनो एसिड हो गया एलेनिन और उसके बाद है सिस्टीन। प्रोटीन लीनियर चेन है अमीनो एसिड की, जो लिंक होती है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ईस्ट प्रोटीन पॉलीमर होती है अमीनो एसिड की, काफ़ी सारा अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन की चेन बनती है, जैसे एलेनिन हो गया, उसके बाद हो गया सिस्टीन, और ये आपस में इंटरलिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। सिस्टीन हो गया, नेक्स्ट अमीनो एसिड प्यूरिन हो गया, फिर लाइसिन हो गया एंड ट्रिप्टोफैन हो गया। ये आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन एग्जांपल है हेट्रोपॉलीमर का। अमीनो एसिड की बात करें तो सारे के सारे अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सभी में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन बात करें ग्लाइसिन की तो इसमें कायरल कार्बन अब्सेंट होता है। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, कार्बन यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऊपर भी हाइड्रोजन है। जबकि कायरल कार्बन के लिए क्या कंडीशन होती है, कार्बन से जो ग्रुप है वो चारों के चारों डिफरेंट अटैच होने चाहिए। जैसे कार्बन हो गया, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे होना चाहिए था CH3। तो ये जो कार्बन है फिर कायरल कार्बन कहलाता, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप सेम हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो 2 ग्रुप अगर कार्बन से सेम अटैच है तो कार्बन कायरल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। यहाँ पे कायरल कार्बन अब्सेंट होता है क्योंकि 2 ग्रुप कार्बन से सेम अटैच है। और ये स्ट्रक्चर हमको बता रखे ग्लाइसिन की। स्ट्रक्चर की बात करें अमीनो एसिड की तो एक होता है अमीनो ग्रुप NH2, एक होता है एसिडिक ग्रुप COOH, एक हाइड्रोजन होता है और एक होता है यहाँ पे वेरिएबल R ग्रुप। वेरिएबल R ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन लगा दें हम तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी ग्लाइसिन की। R को हटा अगर CH3 लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी एलेनिन अमीनो एसिड की। और अगर हम यहाँ लगा दें CH2H तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी सेरिन अमीनो एसिड की। बाकी NH2, COOH, हाइड्रोजन तीनों में सेम है, बस ये वेरिएबल R ग्रुप जो है ये चेंज करते रहो। अगर हाइड्रोजन लगा देंगे R हटा के तो स्ट्रक्चर बन जाएगी ग्लाइसिन की। CH3 लगा दोगे तो एलेनिन की बन जाएगी। CH2H लगा दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी इसका नाम है सेरिन।
ये हमको स्ट्रक्चर दे रखे हैं एनसीईआरटी में बना के अमीनो एसिड की। यहाँ पे दे रखा है ग्लाइसिन, वेरिएबल का आर ग्रुप को हटा के यहाँ पे ऐसे लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, एलिन अमीनो एसिड हो जाएगा। यहाँ पे लगा दिया CH2 तो हो जाएगा सेरिन अमीनो एसिड। बाकी एक एसिडी ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तीनों में सेम ही है, बस फर्क है वेरिएबल आर ग्रुप का। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20 टाइप के अमीनो एसिड है जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड और कुछ होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इनको हम लोग अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा एसेंशियल अमीनो एसिड का फिनाइलैनिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, अवर बॉडी कैन मेक इनको। एग्जांपल हो जाएगा जैसे नॉन एसेंशियल का ग्लाइसिन, एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड प्रोलीन। अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 में। एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, दोनों में एसिड एसिड आ रहा है, तो इससे आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हो। एसिडिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, एग्जाम्पल है बेसिक अमीनो एसिड के। और बेसिक अमीनो एसिड से हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट 2020 में। न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल्कोहलिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है सेरिन, थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। बात करें एरोमेटिक अमीनो एसिड की तो इसके एग्जाम्पल है टायरोजिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलैनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन, मिथ्योनिन, सेरिन, थ्रियोनिन। एल्कोहलिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है नेक्स्ट है न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। बेसिक के एग्जाम्पल है हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये एग्जाम्पल है एसिडिक अमीनो एसिड के। बात करें लिपिड की तो ग्लिसरॉल, ये एग्जाम्पल है सिंपल लिपिड का। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर कैसे होती है CH2OH, CHOH, CH2OH। केमिकल नेम होता है ग्लिसरॉल का ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइहाइड्रोक्सी, एंड 3 कार्बन है 1 2 3 तो प्रोप हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन हो जाएगा। ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन ये केमिकल नेम है ग्लिसरॉल का। फॉस्फोलिपिड एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे लेसिथिन। फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड होते हैं और पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। फैटी एसिड की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड इनमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, और यहाँ पे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच। सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो जाएगा पाल्मिटिक एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो जाएगा एरिकिडोनिक एसिड। फैटी एसिड की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो अटैच होता है आर ग्रुप से। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप में कार्बन का नंबर कितना हो सकता है 1 से लेकर 19 कार्बन तक। जैसे पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। एरिकिडोनिक एसिड यहाँ पे 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। पाल्मिटिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। इसको ऐसे लिखा जाएगा जैसे CH3 CH2 लगा दो 14 बार और एक हो जाएगा COOH। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो एक ये हो जाएगा ये वाला कार्बन, और 14 कार्बन है यहाँ पे तो 14 1 15 और एक ये हो जाएगा 16। तो इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं 16 कार्बन। और बात करें एरिकिडोनिक एसिड की तो यहाँ पे 20 कार्बन आइटम होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, इसलिए इनको शुगर भी बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सोलिबिलिटी 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर स्वीट होते हैं टेस्ट में, वाटर सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। नॉन शुगर की बात करें तो ये मीठे नहीं होते टेस्ट में और वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पॉलीसेकेराइड, इसमें आ जाएगा स्टार्च, सेलुलोजन, ग्लाइकोजन। फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर को बोला जाता है फ्रक्टोज। मिल्क शुगर को बोला जाता है लैक्टोज। ब्लड शुगर को बोलते हैं ग्लूकोज। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज। सबसे स्वीटेस्ट शुगर है फ्रक्टोज। टेबल और कैन शुगर है सुक्रोज। सुक्रोज को क्या बोला जाता है टेबल शुगर या कैन शुगर। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर भी है और फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर भी है फ्रक्टोज। गैलेक्टोज ब्रेन शुगर है। ग्लूकोज ब्लड में पाई जाने वाली शुगर। लैक्टोज मिल्क में पाई जाने वाली शुगर। और फ्रक्टोज जो फ्रूट में पाई जाती है फ्रूट शुगर। स्टार्च की बात करें तो ये मिलकर बना होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से। अमाइलोज स्टार्च का कितना भाग बनाता है 15 से 20% और अमाइलोपेक्टिन 85%। ग्लाइकोजन की बात करें तो इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है सिमिलर अमाइलोपेक्टिन की, पाया जाता है लीवर में, मसल में एंड ब्रेन में। सेलुलोज की बात करें तो ये पाया जाता है प्लांट सेल्स में। अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट बिकॉज सेलुलोज फॉर्म प्लांट सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल बनाना ये किसका काम है सेलुलोज का। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है प्लांट में पाया जाने वाला।
आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन ये मिलकर बना होता है पॉलीसेकेराइड काइटिन से। काइटिन पॉलीसेकेराइड ये होमियोपॉलीमर होते हैं नेक के। नेक की फुल फॉर्म क्या है? एनिसिटाइल ग्लूकोसामीन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन, और होल बायोस्फीयर में पूछा जाएगा तो रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, नीट 2020 में पूछा गया है और इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो आंसर दे दोगे आप लोग कोलेजन। होल बायोस्फीयर में लिखा हुआ जाए तो फिर अपना आंसर हो जाएगा रुबिस्को। फुल फॉर्म होती है रुबिस्को की राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। मेटाबॉलिक पाथवे ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है एनाबॉलिक पाथवे, दूसरा है कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज जब डिग्रेड होता है लैक्टिक एसिड में हमारी स्केलेटल मसल में तो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है, और यहाँ पे एनाबॉलिक पाथवे में बात करें तो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फोटोसिंथेसिस, असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनने के दौरान एनर्जी कंज्यूम होती है, और एग्जाम्पल है एनाबॉलिक पाथवे का। कैटाबॉलिक पाथवे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ग्लूकोज डिग्रेड होता है जब लैक्टिक एसिड में हमारी स्केलेटल मसल में तो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रिवाइज किया है सेल को एंड बायोमोलिक्यूल को। एंजाइम वाला पार्ट रह गया बायोमोलिक्यूल का, हम लोग किसी और वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।